सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे देखिए, मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की राजन सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं और इस सीरीज में हमने जो इसका पहला पृष्ठ है उसके 21 प्रश्न को पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसने नहीं देखा वहां से जा कर के देख सकता है। और अब हम आगे प्रश्न संख्या 22 से इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 22 आपसे क्या कह रहा है, और इसी तरीके से हम सभी विषय को आपको पढ़ाते हैं। सभी विषयों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सभी विषयों का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी विषयों की क्लासेस, राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास सभी आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी वीडियोज़ आपके लिए। तो सभी वीडियोज़ को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्लास में प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है आपसे कि किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। किसी संख्या का 1/4 भाग, अब देखिए कोई भी संख्या है तो उसका पूरा भाग क्या होता है। वह संख्या कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या है अपने आप में 100% होती है और 1/4 भाग मतलब उस संख्या को 4 बराबर भागों में आप बांट दीजिए। तो 4 बराबर भागों में 100% को बांट देंगे तो कितना आएगा, 25%, 25% और 25%। इस चीज़ को कई तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तरीका ये मैंने आपको बता दिया। अब एक संख्या जो है वह एक संख्या को एक हमने ले लिया, ठीक है, एक भी तो एक संख्या है। अब इसका 1/4 मतलब कि इसमें 4 से भाग कर दीजिए। अब 1/4 को हमको ऑप्शंस में प्रतिशत में बताना है, तो इसको 1/4 को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए। किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। 4 से भाग हो जाएगा 100 में तो ये आ जाएगा 25, यानी कि किसी भी संख्या का 1/4 क्या होता है, उस संख्या का 25% होता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में 100 नंबर का एग्जाम है, आपको मिल रहा है 25 नंबर, यानी कि 1/4 नंबर आपको मिला है, तो कितना प्रतिशत अंक आपको मिला है, 25% अंक आपको मिला है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी। राहुल अपनी आय का 80% खर्च कर दे रहा है और 120 रुपये बचत कर रहा है तो उसकी मासिक आय होगी। अब राहुल पहले तो समझिए कि 80% खर्च कर दे रहा है तो वह बचत कितना कर रहा है। बचत का प्रतिशत कितना होगा, बचत का प्रतिशत होगा 100 - 80 यानी कि 20%। ये 20% बचत कर रहा है राहुल, और 20% जो बचत कर रहा है उसको रुपए में दिया गया है। 20% जो बचत कर रहा है वह कितना है, वह बराबर है 120 रुपये के। यानी कि ये 20% किसका बचत कर रहा है, अपनी आय का बचत कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं अगर आय x है तो x का 20% वह बचा रहा है, तो 120 रुपये बचा रहा है। यानी कि x का 20% यानी कि का मतलब गुणा, तो x गुणे 20%। प्रतिशत का चिन्ह जब हटाना होता है हमको तो वहाँ पे 1/100 से हम गुणा कर देते हैं। तो 1/100 से हमने गुणा कर दिया यहाँ पे और बराबर हो गया यह कितना, 120 के। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x/5 बराबर कितने के, बराबर 120 के। और फिर इसको आगे आप सॉल्व करोगे, देखिए 5 बराबर के उधर जाएगा तो 120 में गुणा हो जाएगा, इधर भाग में हो उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 120 × 5
और x बराबर हो जाएगा 0, ऐसे आ जाएगा। 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1, 5 एक 5, 1 6, 600। x का जो मान आ गया वह 600 आ गया, यानी कि राहुल की जो आय हो गई, मासिक आय पूछ रहा है, वह कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन बा देखिए यहाँ पे, ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा, राहुल की मासिक आय 600 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 24 है, चित्रालेख तकनीक का विकास किया था किसने? डॉक्टर ऑटो न्यूरेथैन ने, ब्लेयर ने, टिपैट ने या डॉक्टर एल हॉन्स ने? तो ये जो चित्रलेख तकनीकी का विकास किया था वह डॉक्टर ऑटो न्यूरैथ ने किया था। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वह है प्रश्न संख्या 25 में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती है किसमें? दंड आरेख में, आयत चित्र में, रेखा चित्र में या वृत्त चित्र में? किसमें चौड़ाई नहीं होती है? तो देखिए दंड आरेख इस तरीके से आपका बनता है और इसी तरीके से लगभग आपका आयत चित्र भी बनता है। और रेखा चित्र में क्या होता है? रेखा चित्र में इस तरीके से रेखा होती है, ठीक। और वृत्त चित्र में आपका वृत्त में जो होता है वह बनता है। यहाँ पे चौड़ाई किसमें नहीं है? यहाँ पे रेखा चित्र में जो है वह चौड़ाई नहीं है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा, रेखा चित्र में, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में भाज्य संख्या है। निम्न में भाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए जो 7 होता है वह केवल 1 और 7 से कटता है खुद से, यानी कि, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। और 13 जो हो जाएगा वह भी केवल 1 और 13 खुद से, और इसी तरीके से 5 1 और 5 से कटता है। और 6 की बात करें तो 1 2 3 और खुद 6 से कटता है। तो इसमें भाज्य संख्या जो हो जाएगी वह 6 हो जाएगा। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, रुपये 500 का 20% वही होगा जितना कि 700 का 30% या 800 का 12.5% या 250 का 60% या 400 का 50%। अब हम निकाल लेते हैं। देखिए 500 का 20% पहले निकाल लीजिए। तो 500 का 20% आप निकालोगे तो 20 और प्रतिशत की जगह क्या लिख देंगे? 1/100, शून्य से शून्य कट जाएगा और एक शून्य से यहाँ काट दीजिए। तो ये हो गया 50 दूनी 100, यानी कि कितना आ गया? 500 का जो 20% हो जाएगा वह 100 रुपये हो जाएगा। अब इसके बाद 700 का 30% आप निकालोगे तो 700 गुणे 30 गुणे 1/100 ये करोगे, शून्य से शून्य कटेगा, शून्य से शून्य कटेगा और 70 तिहाई 210, 210 आ जाएगा। इसी तरीके से 800 का आप निकालेंगे तो 800 गुणे, अब 12.5% को 25/2% भी लिख सकते हैं, यानी कि 25/2 गुणे 1/100 ये हमने लिख दिया। शून्य से शून्य कटा, शून्य से शून्य कटा, 2 से 8 कटा, 4 हो गया और 4 का गुणा 25 में हो गया तो ये कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक, अब देखिए 100 हमको मिल ही गया तो इसका मतलब हो गया ये जो ऑप्शन बा है हमारा ये बिल्कुल सही है। और 250 का 60% आप निकालेंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 25 का गुणा 6 में कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 150 और 400 का 50% होता है 200। ठीक है, तो इस तरीके से ये 200, 150, 100 और 200, तो हमारा 100 जो है वह इस 100 के बराबर है, यानी कि 800 का 12.5% बराबर होगा 500 के 20% के। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट के 2 मैंने जल्दी से कर दिए हैं, यहाँ तो मैंने आपको प्रतिशत निकालना आपको बता ही आया ही है। तो इस तरीके से ये जो है ये सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, 5897 में 8 का स्थानीय मान है। 8 का स्थानीय मान, 8 किस स्थान पे? देखिए ये इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान 9 है, फिर ये क्या है? ये सैकड़े के स्थान पे है।
तो अब सैकड़े के स्थान पे है, यानी कि इसका खुद का मान 8 है और सैकड़े के स्थान पे है, तो सैकड़े से गुणा, सैकड़े मतलब 100 से गुणा। इकाई के स्थान पे 1 से गुणा होता है, दहाई के स्थान पे 10 से, सैकड़े के स्थान पे 100 से गुणा। तो इसका जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 800। ठीक, तो ऑप्शन बा में दिया गया है 800। ये ऑप्शन बा जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5897 में 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 29। 7378 में 3 का जातीय मान, जातीय मान क्या होता है? आपने स्थानीय मान सुना है, अब ये जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान भी वही होता है जो स्थानीय मान है। स्थानीय मान मतलब कि वही मान जो संख्या का है, और जातीय मतलब कि जातीय का क्या मतलब होता है? जातीय मतलब होता है खुद का, इंसान की खुद की। वैसे तो कोई जाति नहीं होती है, इंसान ने सबको बराबर बनाया है, लेकिन जो जाति लोग बना देते हैं, जाति का जो आप शाब्दिक अर्थ समझिए, जाति का मतलब होता है खुद का। अब आप कहीं भी चले जाओ, आपकी वैल्यू तो वही रहनी है। ठीक है, 10 रुपये का नोट है, चाहे वह आपके जेब में है, दूसरे के जेब में है, या कहीं गिरा हुआ है, 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये है। तो इसी तरीके से इस 3 की वैल्यू, 3 की जो खुद की जातीय मान जो है वह 3 कहीं चला जाए, चाहे इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे या सैकड़े के स्थान पे, उसका जो जातीय मान होगा, खुद का मान होगा, वह 3 ही होगा। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। 5.7 में 7 का स्थानीय मान, दशमलव के बाद संख्या आया है और दशमलव के बाद पहले स्थान पे, यानी कि इसमें जो गुणा होगा 1/1 के आगे 1 शून्य लगेगा। ठीक, यही अगर दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे आया होता तो 1 शून्य यहाँ पे बटे में बढ़ जाता। ठीक है, तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा, गुणा करेंगे 7 का गुणा 1 में 7 और बटे 10, इसका स्थानीय मान आ जाएगा 7/10। ऑप्शन बा में दिया गया है, ये ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है। 3 सही 9/11 तथा 1 सही 11/13 का योगफल होगा। अब थोड़ा सा एक बार निगाह ऐसे दौड़ा लिया करिए कि जो प्रश्न पूछ रहा है और जो ऑप्शंस में दिया गया है उसमें संख्या में थोड़ा सा अनुमान लगाइए आप। देखिए ये 3 सही 9/11 लिखा गया है, यानी कि ये जो भिन्न है वह 3 से बड़ा है। यानी कि अगर इसको दशमलव में कन्वर्ट करें या इसको आप भिन्न, इसको समझिए, 3 सही 9/11 अगर लिखा गया है तो इसको अगर भिन्न के रूप में आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 11 × 33 और 9 42, 42/11। ठीक, 42/11 ये होता है। और ये जो लिखा हुआ है 1 सही 11/13, इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 13 और 11 ये हो जाएगा आपका 24/13। ये इनका भिन्न रूप हो गया और इन दोनों का योग आपसे पूछ रहा है। अब समझिए कि इस भिन्न को अगर हम दशमलव के रूप में बदलना चाहें तो 11 × 33 होता है, जो ये देखिए 3 से बड़ी ये संख्या है कि 11/88 और 0.8, 3.8 ही आएगा। और ये देखिए तो 1.7 के लगभग आएगा। ये 13×8 = 104, तो ये आ जाएगा 1.8। अगर लगभग में ही हम जोड़ लें, इन दोनों का योगफल कर लें तो 8 × 8 = 16, हासिल लगा 1, 3 × 1 = 4, 1 = 5, 5.6 आ रहा है। अगर हम लगभग में ही जोड़ लें, मतलब 5.6 से तो छोटी संख्या ये आनी ही नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए जो आपको दिया गया है, ये देखिए इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 दशमलव कुछ आएगा। ये भी देखिए वही लिखा, ऑप्शन सारे वही। अच्छा, यहाँ ऑप्शंस में जो आपको दिया गया है, यहाँ गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब इसको जो ऑप्शंस में आपको दिया गया है, ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ। ऑप्शंस देखिए
24/15 दिया गया है और ऑप्शन बी में 9/5 दिया गया है। ये भी 2 से छोटा ही आएगा। 1 ये कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा, 1.8 आएगा ये। और जो ऑप्शन सा आपको दिया गया है 14/5 दिया गया है, 14/5 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.8। इसका जो मान आ जाएगा वह 2.8 आ जाएगा। यानी कि देखिए आपका जो उत्तर आना चाहिए योगफल वह लगभग 5.6 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया गया है, 1, 1.8, 2.8, यानी कि इसके तो कोई आसपास भी नहीं है। तो ये ऐसे ही ऑप्शन दाज हो जाएगा, कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। अब अगर आप वैसे भी करना चाहते हैं, अगर आप करना ही चाहते हैं तो आपको पहले क्या दोनों का एलसीएम लेना होगा। अब 11 और 13 का एलसीएम जो होगा वह 11 × 13 ही होगा, ठीक है। इसमें कुछ एलसीएम निकलना नहीं है क्योंकि दोनों जो है हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और ऊपर जो लिखा जाएगा वह 42 × 13 लिखा जाएगा और धन ये आपका हो जाएगा 24 × 11। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यही आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में लगभग में भी सही नहीं दिया है, मतलब इन तीनों में तो कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन दाज हो जाएगा, कोई नहीं दिया है तो ये सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह है प्रश्न संख्या 32। संख्या 4734 विभाज्य होगी किससे, 5 से। तो देखिए 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो इससे तो होगा नहीं। और 7 से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझना, तो छोड़िए, अभी बाकियों से देख लेते हैं। 3 से देखिए डिवाइड होने के लिए जो संख्या है उसमें सभी अंकों का योग जो होना चाहिए वह 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि जोड़ लीजिए, 4 और 7 11 और 3 14 और 4 18। और 18 क्या होता है, 18 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये 3 से विभाज्य होगी। अब इसके बाद 6 से देखिए, 6 से विभाज्य होने के लिए 3 से विभाज्य होना चाहिए और 2 से विभाज्य होना चाहिए। और 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आना चाहिए। ये 2 से विभाज्य होने का रूल है, ठीक है। और 3 से तो विभाज्य होना ही चाहिए। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए संख्या का, ये जरूरी होता है। तो देखिए 3 से तो यहाँ विभाज्य है ही क्योंकि संख्या का योग जो है वह 3 से विभाज्य है। तो 3 से भी हो गया और 2 से भी हो गया क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है इकाई के स्थान पे। तो ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी कि 6 से विभाज्य है। तो जो संख्या होगी वह विभाज्य होगी 6 से भी और 3 से भी। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वह होगा आपका 6 से, ठीक है। तो ऑप्शन दा ही लगाइएगा ऐसे केस में। अगर ऐसा केस आपको देखने को मिलता है कि 2 ऑप्शन आपको सही हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो 6 से ही लगा दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 33। यहाँ पे क्या कह रहा है, 40 1200 का कितना प्रतिशत है। 40 1200 का कितना प्रतिशत है। अब ये अगर देखना होता है कि जैसे आपको मैं हमेशा बताऊं कि अगर देखना होता है कि कोई संख्या किसी संख्या की कितनी प्रतिशत है तो कैसे लिखते हैं। जैसे आपने 60 नंबर पाए 100 में, तो क्या करते हो, 60 को ऊपर लिख दिया, नीचे 100 लिख दिया। तो ये आप समझ जाते हो कि अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या कर लेते हो, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हो। तो 100 से 100 कट जाता है और 60% आपका उत्तर आ जाता है। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। क्या इस तरीके से निकाला जाता है, कोई संख्या किसका कितना प्रतिशत है। तो 40 1200 का प्रतिशत निकालने के लिए 40 को अंश में लिखेंगे, हर में लिख देंगे 1200 को और गुणा कर देंगे 100 से और प्रतिशत चिन्ह। तो ये हो जाएगा 0 से दोनों 0 से दोनों 0 कट गए और फिर इसके बाद 4 से काटेंगे तो ये 3 और ये 10 बार में कटेगा, प्रतिशत चिन्ह है, ये हो जाएगा 10/3 और प्रतिशत, और इसको लिख सकते हैं 3 सही
1/3% इस रूप में, और जो कि आपको दिया है ऑप्शन सा में, ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह आपका सही हो जाएगा। 40 जो हो जाएगा वह 1200 का 3 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है, या 10/3%, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 700 का 35 है। 700 का 35 कितना प्रतिशत है? तो यही वही फिर घुमा के पूछा है कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत निकालने के लिए आप गुणा कर दीजिए 100 से और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। 2 शून्य कट गया, 7 से काटेंगे 35 को, 5 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। वैसे भी 700 का 10% होता है 70, और 5% कितना हो जाएगा, 70 का आधा 35, तो 5% ऑप्शन बाज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 35। देखिए 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। विषम बाहु कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं जो होती हैं वह समान होती हैं। समद्विबाहु से कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज, 3 समान भुजाएं वाले त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए, आयत का परिमाप होता है। आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, किसी भी जो परिमाप होता है वह एक बिंदु से, ए बिंदु से आप चलें तो फिर से आप चलते हुए ए बिंदु पे फिर से जब तक आ गए तो ये होता है आपका परिमाप, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका परिमाप हो जाता है, मतलब चारों भुजाओं का योग हो जाता है। अब आयत में क्या होता है, ये भुजा अगर ए होती है तो ये भी ए होती है, और ये बी होता है तो बी ये भी होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि 2 बार लंबाई जुड़ जाता है और 2 बार चौड़ाई जुड़ जाता है। तो इसे इस तरीके से लिख दिया जाता है 2 धन लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। तो यही यहाँ पे ऑप्शंस में देख लीजिए, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई ऑप्शन आ में ही दिया गया है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 है, वर्ग की भुजा होगी। परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, जो पिछले प्रश्न में आपने देखा, तो परिमिति किसी भी वर्ग की क्या होती है, वह होती है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा, और भुजा अगर लिखना होगा तो भुजा को लिख सकते हैं परिमिति बटे 4, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बाज हो जाएगा, परिमिति बटे 4 ऑप्शन बाज हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 38। क्या कह रहा है, 1275 भागा 25 का मान होगा। अब 1275 में आप भाग कर लीजिए 25 का, तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, ये 2 संख्या में तो जाएगा नहीं, 3 संख्या में जाएगा और 5 बार जाएगा, 125 हो जाएगा। घटाएंगे 2 बच जाएगा, 5 को उतारेंगे और 1 बार और जाएगा, 25 पूरा कट जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन था 51 बार में पूरा कट जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया आपका आ। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, 3/5 धन ऋण 2/5। अब ब्रैकेट खोल दीजिए। ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो धन का गुणा हो जाएगा ऋण में, और धन का गुणा जब ऋण में होता है तो हो जाता है ऋण। अब इसके बाद देखिए कितना हो गया, 3/5 ऋण 2/5, हर समान है तो पूरे के बटे 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये ऋण 2। 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, 1/5। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन आ में दिया गया है 1/5, ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 40। क्या कह रहा है, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। असमान भुजाओं वाले
त्रिभुज को क्या कहते हैं? अभी हमने पहले ही देखा, समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वह 90 अंश से बड़ा होता है। ठीक है, एक कोण जो होता है वह 90 अंश से बड़ा होता है। इसमें कोण के बारे में बस आपको जानकारी मिलती है। और विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं असमान होती हैं, जो कि यहाँ पे इस प्रश्न में पर्टिकुलर में हमको कौन सा ऑप्शन चुनना है? हमको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें उस त्रिभुज के बारे में बात की गई है, जिसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं जो होती हैं वह असमान होती हैं। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 41 है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है। अब समद्विबाहु बोला गया और समकोण त्रिभुज बोला गया, यानी कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो हैं वह बराबर हैं। अब ये भुजा तो सबसे बड़ी होती है कर्ण समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये 90 अंश के सामने की भुजा होती है। अब बाकी ये दोनों जो भुजाएं बची वह बराबर हो गई, यानी कि ये बाकी जो दोनों कोण बचते हैं उनका योग 90 अंश होता है। अब ये दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि 90 का आधा आधा दोनों होंगे, 45 अंश के हो गए कोण। अब आपसे कह क्या रहा है कि प्रत्येक कोण होता है कितने? 90 अंश का, 90 से कम, 90 से अधिक 180, यानी कि 45 यहाँ पे मैंने आपको निकाल के ही दिखा दिया गया। तो यहाँ पे बाकी बचे जो कोण होते हैं वह 90 अंश से कम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत में जो होता है वह प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 43 कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 44, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया था जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है? रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है? अब समझिए रोमन अंक जो जैसे आप लोगों ने गिनती पढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? ये हमारे न्यूमरल्स हैं, हमारे अंक हैं। ठीक है, अंक गणित के अंक हैं। इसी तरीके से ये इन अंकों को रोमन भाषा में भी दिखाया जाता है। रोमन में एक को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से आई के तरीके से लिखते हैं, 1 लिखते हैं, फिर 2 को 2 लिखते हैं, फिर 3 को इस तरीके से 3 लिखते हैं, फिर 4 को लिखना होता है तो इस तरीके से V बनाते हैं, और ये इस तरीके से 4 हो जाता है, और ये इस तरीके से 5 हो जाता है। ठीक, ये हो गए रोमन के अंक। अब x जो हो जाता है वह x क्या होता है? रोमन में 10 दिखाता है। c जो होता है वह 100 दिखाता है, और यह 1 दिखाता है, आपको पता ही है। और L जो होता है वह 50 दिखाता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? ये सभी क्या है? संकेत ही तो हैं। अब 1 लिखा है तो ये 1 भी संकेत होता है। यह एक संख्या को, एक यूनिट को दिखाता है। इसी तरीके से ये सभी संकेत हैं। अब पूछ रहा है कि रोमन अंक जब हम लिखते हैं तो किसका पुनरावृत्ति, मतलब किसको रिपीट नहीं करते हैं? जैसे यहाँ पे 1 लाइन खींचा तो 1 दिखाया, अब इसी को पुनरावृत्ति कर दिया, रिपीट कर दिया तो 2 दिखा दिया, 3 बार कर दिया तो 3 दिखा दिया। लेकिन जब हमको 100 लिखना होता है तो हम डबल L नहीं लिखते हैं, हम सीधा यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम सीधा यहाँ पे C लिखते हैं। ठीक है, सीधा यहाँ पे हम
सी लिखते हैं, 100 लिखते हैं। एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है यहाँ पे। संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। देखिए संख्या लिख लीजिए 70,560 और कह रहा कि जो 5 और 6 के स्थानीय मान हैं, मानों का गुणनफल होगा। अब 6 का स्थानीय मान कितना होगा, दहाई के स्थान पे 10 से गुणा हो जाएगा 60, और 5 का स्थानीय मान 5 में 100 से गुणा हो जाएगा सैकड़े के स्थान पे, तो हो जाएगा 500। अब फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 60 गुणे 500, यही गुणनफल पूछा है। तो देखिए 3 शून्य ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि ये 2 शून्य 1 शून्य ये, और 5 का गुणा 6 में तो 30 हो जाएगा, और 30 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 30,000। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सा में दिया गया है 30,000, ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 47 कह रहा है 0.5 का 4% कितना होगा। 0.5 का 4% का मतलब गुणा, और प्रतिशत का मतलब 1/100, प्रतिशत चिन्ह हम हटा रहे हैं। तो अब देखिए 5 का गुणा 4 0.5 का गुणा 4 में होगा, तो हो जाएगा 20 यानी कि 2.0 और बटे में है 100। अब 100 से भाग होगा तो 2 स्थान दशमलव जो है वह खिसक आएगा, तो एक स्थान तो 2, फिर एक शून्य बढ़ाएंगे और दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.02। ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.5 का 4% कितना होगा, 0.02। ठीक है, तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 48। यदि x - 2 बराबर 1 है तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। अब x - 2 का मान हमको 1 दिया गया है, तो यहाँ से x का मान अगर हम निकालना चाहें तो -2 को उधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 1-2, यानी कि x का मान कितना आ गया 3। अब किसका मान पूछ रहा है, अब इसका मान पूछ रहा है 3x² + 5x + 2। अब देखिए हमको मिल चुका है x का मान 3, तो हम रखेंगे x का मान 3 गुणे x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर 5 गुणे x है, 5x है तो 5 गुणे 3 लिख देंगे x की जगह, और धन 2। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये बराबर हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 27। 3 × 9 = 27 और ये 15 और धन 2। अब जोड़ लीजिए, ये देखिए 27 और ये 15 और 2, ये हो जाएगा 17, फिर 7 × 7 = 14, हासिल लगा 1 और 1 और 2 3 और हासिल 1 जो है हो जाएगा 4। तो ऑप्शन यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा 44। ऑप्शन बा में दिया गया है 44, ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मान इस तरीके से हम निकाल लेंगे, पहले x का मान हमने निकाला, फिर x का मान हमने, इसका मान जिसका पूछ रहा था उसमें x का मान हमने रख दिया, तो हमको वैल्यू मिल गई। ठीक, के बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है। निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, तो 5 से कैसे हम देखते हैं कि संख्या कट रही कि नहीं, ये मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या हो, इकाई का स्थान आप देख लीजिए, उसमें 0 या 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से कटेगी। यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए 0 और 5 में कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है इकाई के स्थान पे, तो ये जो संख्या है यह 5 से विभाज्य होगी। ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50। संख्या 68, 102, 51, 153 का गुणज होगा। क्या बोल रहा है, संख्या 68, 102, 51, 153 का गुणज होगा। किसका गुणज होगा, ये संख्याएं किसकी गुणज हैं, 17 की, 23 की, 27 की या 13 की। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 दूनी 34, 3 51 और चौक 68। ठीक,
17 के गुणज को हम लोग लिखेंगे, 17 के मल्टीपल को लिखेंगे तो उसमें हमारा क्या आएगा, उसमें 68 आएगा, उसमें 102 भी आएगा, उसमें 51 भी आएगा, उसमें 153 भी आएगा। 17 का पहाड़ा टेबल पढ़ के आप देख लीजिए। और 23 दूनी 46, 46 नहीं आ रहा है और ये 51 स्किप हो जाएगा। इसी तरीके से 27 के पहाड़े में नहीं आएंगे सारे और 13 के पहाड़े में सारे नहीं आएंगे। 51 आएगा 13 के पहाड़े में लेकिन सभी नहीं आएंगे। हमको देखना है चारों संख्याएं किसकी गुणज हैं, तो 17 की चारों संख्याएं गुणज हैं तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रश्न संख्या 50 तक देख लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। सभी प्रश्न अगर आपको समझ में आए हैं तो नीचे यस लिख करके आपके जो भी विचार हैं वह कमेंट करिए। यस जरूर कमेंट करिएगा सभी प्रश्न अगर आपको समझ में आए हैं। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए इन वीडियोज़ को। कम से कम 5 मित्रों को तो आप शेयर करिए ही, ताकि इन वीडियोज़ को देखिए इतने मेहनत से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, बिना फ़ैन के मैं आपके लिए इस क्लास को यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। तो इस वजह से आप अब सोचिए कि किस तरीके से कितनी मेहनत में आपके लिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस मेहनत को आप सफल करिए, अधिक से अधिक लाइक कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, इस पे आगे के प्रश्नों को देखेंगे प्रश्न संख्या 51 से। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीचे ऐप का लिंक से आप ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको सभी विषयों के नोट्स, राजन पवन सीरीज और जो भी आपके डाउट्स होंगे वह आप समझ पाओगे हमसे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।